वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस यानी कि केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार लवण, इस अध्याय को हम पूरा अध्याय इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, यानी पूरा अध्याय समाप्त करेंगे इसी वीडियो में। और यदि अब आप इस पूरे अध्याय को यदि आप देख लेते हैं ना, तो यहाँ से कम हर बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारी जो है टॉपिक है अम्ल। और मैं आपको इस चैप्टर को ऐसे समझाऊंगा कि हर टॉपिक आपको एकदम बेसिक आसान तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम देखेंगे अम्ल। तो अम्ल क्या है? अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब चलिए हम समझते हैं क्या बोल लिखा है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी आपने कभी देखा है कि जैसे नींबू खाया है, नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। तो वो क्या है? अम्ल। जो पदार्थ खट्टे होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे अम्ल। और एवं नीले लिटमस पेपर, एक पेपर होता है लिटमस पेपर, जो क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो वो होते हैं अम्ल। ठीक है, तो अब समझेंगे हम। और एक वैज्ञानिक ये उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार देखें, वैज्ञानिक हुए आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन देते हैं। यानी कि समझिए, वे पदार्थ जो जिसे हम जल में घोलेंगे ना, घोलने पर हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी आर्हेनियस के अनुसार। तो जैसे कि उदाहरण से समझिए, देखिए CH3COOH, यानी कि यहाँ पर देखेंगे H है, यानी कि देखें सभी में H जुड़ा हुआ। एस्टिक अम्ल, ये क्या है? एस्टिक अम्ल। इसी प्रकार से देखें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर देखेंगे H है। HCl, यहाँ पर देखेंगे H है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें देखें यदि H है, एस्टिक अम्ल, H+ आयन यानी जल में घुलने पर जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते H। ठीक है, HCl यानी H, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 आदि। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अम्ल। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार। उदाहरण से मैंने आपको बता दिया। तो अब चलेंगे हम आगे। तो आगे हम समझेंगे अब सांद्र अम्ल क्या होते हैं और तनु अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए, सांद्र अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम हो, यानी कि वे अम्ल जो जिसमें पानी कम हो और अम्ल अधिक हो, उन्हें हम कहते हैं सांद्र अम्ल। यानी जिसे समझिए, यानी कि जौन अम्ल, सिंपल सी भाषा में समझिए कि जौन अम्ल गाढ़ा होगा उसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। यानी कि जिसमें पानी कम डालेंगे, जिसमें पानी कम होगा और अम्ल अधिक होगा, उसे हम कहेंगे सांद्र अम्ल। तनु अम्ल वे जिसमें पानी की मात्रा, यानी जिसमें अम्ल कम होंगे और पानी अधिक होगा। यानी कि अम्ल में अधिक मात्रा में जल मिला दिया जाए, यानी वही बात कही गई। यानी कि अम्ल क्या हो? अम्ल कम हो और जल अधिक हो, तो यानी कि तनु अम्ल, यानी कि वो होते हैं पतले अम्ल। तनु का मतलब ये पतले, और इसका मतलब गाढ़ा। सांद्र यानी कि गाढ़ा। तो अब चलिए हम इसके समझते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखिए, अब देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण में पहला इसका गुण है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि 1 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और यहाँ देखेंगे अगला क्या होता है इसका भौतिक गुण। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये भी बात सही है, यानी कि H+ आयन, जैसे मैंने बताया था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और देखिए, और क्या मैंने बताया था? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आपको याद रखना, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब समझेंगे हम इसके रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। तो पहला इसका गुण क्या है?
धातु के साथ क्रिया, अम्ल की जब हम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो कि अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सक्रिय का मतलब यानी कि क्रियाशील धातु, यानी कि सक्रिय का मतलब होता है क्रियाशील धातु, धातु जैसे जिंक, जेडन, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त होती है। देखिए आपको परिभाषा नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अब यहाँ से समझिए, जैसे सिंपल सी भाषा में समझिए, अम्ल की जब क्रिया धातु के साथ कराएंगे तो लवण प्लस H2 गैस, यहाँ पर बोला H2 गैस मुक्त होती है, तो H2 गैस बाहर निकलेगी। यानी जब अम्ल की क्रिया, ऐसे याद करेंगे, अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराएंगे तो H2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, यानी H2 गैस बाहर निकलेगी, जो बचेगा उसे हम बोलेंगे लवण। तो लवण के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए जैसे कि उदाहरण से समझिए, यहाँ पे HCl अम्ल लिया मैंने, HCl मैंने ऊपर बताया अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। Zn एक धातु ले ली Zn, इसमें से जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि जिंक यानी कि Zn एक धातु ली, जब इनकी दोनों क्रिया कराई तो क्या बनेगा लवण पहले, यानी कि H2 गैस को मैंने पहले बाहर निकाल दिया, ठीक है, H2 गैस यहाँ से Zn, पहले मैंने ZnCl2 बनाया यानी कि लवण बना, और जो निकला वो क्या निकला H2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है, यहाँ पर 2 H2 है तो यहाँ पर H2 गैस बाहर निकली। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जब धातु के साथ क्रिया कराएगा, ठीक है, तो H2 गैस मुक्त होगी। तो इसी प्रकार से एक और उदाहरण समझिए, जैसे कि देखिए Mg, मैंने एक धातु ली Mg, ठीक है, और मैंने क्रिया कराई इसकी किससे, मैंने इसकी क्रिया कराई H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक यानी कि Mg यानी कि मैग्नीशियम की क्रिया मैंने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई तो क्या बनेगा MgSO4, क्या निकलेगी बाहर गैस यानी कि H2, ठीक है, यहाँ से H2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, आपको इसमें बात याद रखना है, जब धातु के साथ क्रिया करेंगे तो H2 गैस बाहर निकलेगी, इतनी बात याद रखना। अब चलेंगे हम आगे, तो अब इसका हम दूसरा गुण समझते हैं, यानी कि इसका दूसरा रासायनिक गुण समझते हैं, यानी जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल की क्रिया करने पर लवण तथा जल बनता है। यानी जब धातु ऑक्साइड की क्रिया हम अम्ल से कराएंगे ना तो लवण प्लस जल बनेगा। आपको यहाँ से नहीं याद है तो क्या करेंगे, जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा लवण प्लस जल, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं एक, तो मैंने एक धातु ऑक्साइड ली, यानी कि ऑक्साइड धातु ली पहले, तो क्या है Zn एक धातु ली, उदाहरण जैसे समझेंगे, उदाहरण, ठीक है, धातु ली Zn ऑक्साइड यानी कि O, ZnO प्लस एक अम्ल ले लेते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, फिर से H2SO4 की साथ क्रिया कराई तो क्या बनेगा ZnSO4, ठीक है, Zn और SO4 प्लस क्या बचा यहाँ पर H2 प्लस O, तो क्या बना, जब मैंने धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई, अम्ल की क्रिया कराई तो क्या बना लवण, ये बन गया लवण प्लस जल, ठीक है, यानी कि क्या बना जिंक सल्फेट, इसे लिख लेंगे इसका नाम, ये जिंक सल्फेट, याद रखना, ठीक है, ये बन गया हमारा जल। जब मैंने देखो धातु ऑक्साइड, धातु ली एक ऑक्साइड यानी कि O यानी Zno, ठीक है, क्रिया अम्ल के साथ कराई तो बन गया लवण प्लस जल। तो चलिए अब हम समझते हैं क्षार के बारे में। क्षार देखिए, क्षार को समझेंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा यानी कि कड़वे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। समझिए, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा यानी कि जो पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे कड़वे होंगे, वो क्या होंगे क्षार, तथा जो लाल
उसमें क्या था, नीले लिटमस पेपर को अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देगा। ठीक है, इस मतलब कि अम्ल का उल्टा विपरीत होगा, यानी वे स्वाद में खट्टे थे और ये स्वाद में कड़वे होंगे। ठीक है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला करेंगे, जबकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। इतनी बात आप याद रखना। और अब चलते हैं हम आगे। आर्हीनियस के अनुसार यदि हम समझे तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कि समझिए कि मैंने एक पदार्थ लिया KOH, यानी कि तो क्या है, ये एक हो गया क्षार। जैसे कि आयन OH इसमें जुड़ा, ठीक है, तो ये भी होगा क्षार। तो ज़्यादातर सभी में आपको OH जुड़ा मिलेगा, वो हमारा हो गया क्या होगा, क्षार। जैसे कि NH4OH, तो ये हो गया क्षार। CaOH, ये भी हो गया हमारा क्षार। तो इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आइनोमेथे तो अब समझेंगे इसके हम क्षार के भौतिक गुण के बारे में। तो देखिए क्षार के भौतिक गुण को समझें। देखिए क्षार जो है स्वाद में तीखे यानी कि कड़वे एवं जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्षार जो है स्वाद में क्या करते हैं, स्वाद में तीखे यानी कि कड़वे होते हैं एवं जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, यानी कि जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नंबर 2, दूसरा यदि हम समझें भौतिक गुण, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि क्षार जो है जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, तीसरा समझें, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये सभी आपको याद रखनी है। अब इसके समझिए हम भौतिक रासायनिक गुण के बारे में। तो देखिए रासायनिक गुण भी मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि हर सीधा आपका दिमाग में जाने वाला है। ठीक है, देखिए क्षार के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला हम गुण समझेंगे क्षार धातु के साथ क्रिया, यानी कि क्षार जब धातु के साथ क्रिया करेगी, क्षार धातुओं के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी जब क्षार जो है ना, ये जब धातु के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखिए तो वहाँ से नहीं समझेगा, यानी जब देखिए यहाँ से ऐसे समझिए कि क्षार जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा लवण, जो बनेगा वो होगा हमारा लवण। तो अब उदाहरण से समझिए, जैसे कि मैंने एक धातु ली Zn, ठीक है, मैंने एक धातु ली Zn और क्षार ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक धातु ली Zn यानी कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो क्या बना, Na2ZnO2, ठीक है, और प्लस H2 गैस क्या होगा, बाहर निकली। ठीक है, H2 गैस बाहर निकली। तो वही यहाँ पर बोला है कि जब क्षार धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो होगी मुक्त होगी, यानी कि बाहर निकलेगी। तो अब इसके हम दूसरे गुण को समझते हैं। देखिए धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, क्षार की जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, क्षार धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। यानी जब क्षार धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या करवाएगा, लवण एवं जल बनाता है। वही बात, यानी क्षार जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा लवण प्लस जल बनाएगा। जैसे कि मैंने CO2 धातु ऑक्साइड ली प्लस CaOH का होल टू, यानी कि लिया है बुझा हुआ चूना। प्लस मैंने क्रिया कराई CaCO3, तो क्या बना CaCO3 प्लस H2O, यानी क्या बताया, लवण बनेगा। तो ये बन गया हमारा लवण प्लस जल, तो ये हो गया हमारा जल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम
अपने अगले टॉपिक पर। तो अब समझेंगे हम लवण के बारे में, तो क्योंकि अभी हम लवण के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम समझ लेते हैं लवण के बारे में। तो देखिए समझिए लवण। लवण क्या है? अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझिए, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे, यानी एक अम्ल है एक क्षार है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रभाव को समाप्त कर देंगे। यानी कि प्रभाव को समाप्त करके क्या करेंगे? प्रभाव को समाप्त कर देते तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनता है, ठीक है। जब एक दूसरे को अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे ना, तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। इस बात को आप याद रखना कि इसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा दीजिए, तो भी आपको यही परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि समझिए, अम्ल क्षार, यानी अम्ल है जो क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण प्लस जल, वही यहाँ पर बात है, ठीक है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो परिभाषा आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। जैसे कि उदाहरण से समझिए, देखिए उदाहरण, HCl मैंने एक अम्ल लिया प्लस NaOH क्षार ली, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी कि क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब क्रिया कराई तो क्या बना? NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण प्लस H2O जल, ठीक है। इसकी जब दोनों की अम्ल और क्षार की मैंने क्रिया कराई, अम्ल और ये है अम्ल ये है क्षार, इसकी क्रिया करा दी तो क्या बन गया? सोडियम लवण सोडियम क्लोराइड और क्षार H2O, यानी कि तो लवण बना और क्या बना? जल, यानी कि H2O। तो अब हम समझेंगे सूचक के बारे में। सूचक क्या है? सूचक क्या है? अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। देखिए, अम्ल सूचक वे पदार्थ हैं जिसका अम्लीय विलयन में कैसा होगा? एक रंग होगा और क्षार में जाएंगे तो दूसरा रंग होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, उससे हम क्या कहते हैं? सूचक। इसको आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में आपसे पूछ लेता है सूचक क्या है, सूचक के बारे में आपसे पूछ लेता है। अब देखिए इसका उदाहरण समझेंगे। देखिए जैसे कि उदाहरण में देखिए, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है, ठीक है। ये कैसा? मिथाइलिक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज का एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, ये बोला जब मिथाइल ऑरेंज का एक बूंद, जो मिथाइल ऑरेंज है उसका एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, तब विलयन का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। जब एक बूंद मिलाई जाती है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है, जबकि विलयन में मिलाने पर, यहाँ पर बोला अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तब विलयन का रंग लाल हो जाता है जब अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, लेकिन क्षारीय विलयन में मिलाने पर पीला हो जाता है, ठीक है। जब क्षारीय विलयन में इसका क्षारीय विलयन में मिलाने पर पीला हो जाता है। जैसे कि समझिए, मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो कैसा होगा? लाल होगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को हम अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो लाल होगा, ठीक है। और जब मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो कैसा होगा? पीला होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते अपने अगले टॉपिक पर। अब देखेंगे पीएच मान की परिभाषा। पहले तो देखिए पीएच मान की परिभाषा देखेंगे, उसका सूत्र पीएच मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, किसी विलयन में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन की सक्रियता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। यानी कि विलयन में उपस्थित H+ हाइड्रोजन की सक्रियता जो है के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इसका सूत्र होगा pH = -log बेस 10
और H+। ठीक है, देखिए अब सब जगह हम कैसे इसी का हम निकालते हैं pH पैमाना के बारे में समझिए। देखिए pH पैमाना में देखें तो ये 7 के जो इधर होगी ना, जैसे कि यहाँ पर देखें 7 के जो इधर जाएंगे तो ये वो अम्लीय गुण, ठीक है, और इधर जाएंगे 7 के आगे तो ये जगह क्षारीय गुण, और जब 7 पे जाएंगे क्या होगी, लवण या उदासीन। ठीक है, लवण होगी या फिर उदासीन, यानी कि मैंने बताया जब लवण 7 के इधर आएंगे तो लाल यानी कि अम्लीय गुण होगा, और जब इधर जाएंगे तो क्षारीय गुण होगा। ठीक है, और जब 7 पे होंगे सामने तो होगा उदासीन या फिर इसे लवण कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए समझ, तो अब शुरू होता है इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन भी बनते हैं वैसे मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए पहले देखें साधारण नमक। साधारण नमक का इसका जो रासायनिक नाम है आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखना। और इसका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है अणुसूत्र, साधारण नमक का अणुसूत्र तो क्या होगा, NaCl। ठीक है, इसका अणुसूत्र होगा NaCl। और इसका अणुभार होगा 58। तो अणुभार कैसे हम निकालते हैं, यानी जो परमाणु दिए गए हैं उनका परमाणु भार और जो मतलब कि जितने परमाणु हैं उसका गुना करते हैं, और जो दिए जाते हैं उनको हम जोड़ते हैं। जैसे कि Na, तो इसका परमाणु भार कितना है, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाऊं 23। ठीक है, इसका 23 और इसका गुना कितना है Na तो 1 प्लस Cl का 35 है परमाणु भार, कितना है Cl 1। तो अब इनका गुना करिए तो 23 एकम 23 प्लस 35 एकम 35, तो इनको जोड़ेंगे 5 3 8 3 2 5 यानी कि 58। तो ऐसे निकालते हैं हम अणुभार। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं हम बनाने की विधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, बनाने की विधि, साधारण नमक को कैसे बनता है। ठीक है, साधारण नमक समुद्र तथा खारी झीलों को सूर्य की ऊष्मा वाष्प करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो साधारण नमक है समुद्र खारी झीलों को सूर्य की ऊष्मा वाष्पित यानी सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा से हम प्राप्त करते हैं। साधारण नमक को सूर्य की ऊष्मा देते हैं और पानी मतलब कि भाप बनकर उड़ जाता है, जो नमक है वो बच जाता है। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं साधारण नमक के। तो अब चलते हम समझते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये जो है एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और दूसरा भौतिक गुण देखिए, यह जल में अत्यधिक विलेय है। ये जो जल में है ना अत्यधिक विलेय यानी जल में घुल जाता है। नंबर 3 देखिए, यह स्वाद में नमकीन होता है। जो हम देखते हैं ना नमक, ये साधारण नमक ही है जो हम लोग यूज करते हैं। स्वाद में कैसा होता है, नमकीन। सूर्य गर्म करने पर चटकता, ये जो साधारण नमक है ना इसे यदि गर्म करें तो ये क्या चटकेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसके। अब देखिए जैसे कि रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला है कि सिलिका यानी कि रेत के साथ क्रिया। सिलिका इसे हम रासायनिक भाग में सिलिका कहते हैं। ठीक है, सिलिका यानी कि रेत के साथ क्रिया। जब सोडियम क्लोराइड की रेत के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए सोडियम क्लोराइड को उच्च ताप सिलिका यानी कि रेत जिसका सूत्र होता है SiO2 के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, यानी कि NaCl की क्रिया SiO2 के साथ कराई यानी H2O प्लस के साथ, यानी कि इसके जब डालेंगे जल साथ में, जब इन तीनों को क्रिया कराएंगे ना तो क्या बनेगा, सोडियम सिलिकेट बनता है। तो पहले हम सोडियम सिलिकेट को बना लेंगे, बचा है जो बचेगा वो बचेगा HCl
और फिर इसको क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है, इसका समीकरण जो निकलेगा उसको संतुलित कर देंगे, यानी कि फिर बचेगा HCl, ठीक है। तो क्या बचेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर बच जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट मुझे बनाना था, मैंने सोडियम सल्फेट बना लिया। बनाने के बाद जो बचा वो बचा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक गुण में दूसरा गुण देखते हैं। सोडियम क्लोराइड की जब हम अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कि सोडियम क्लोराइड की अम्लों के साथ क्रिया करेंगे, सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। यानी जब अम्ल के साथ सोडियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। यानी मैंने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, की क्रिया कराई तो क्या बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, HCl इसका सूत्र होता है, ठीक है। जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे, यानी पहले जो बनाना है उसे मैंने निकाल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें बनाना है तो उसको मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद बचा NaHSO4, तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके उपयोग। तो उपयोग में देखें, यदि हम पहले इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहले हम देखें भोजन बनाने में, जो हम भोजन बनाते हैं ना उसमें इसका उपयोग होता है। वही हम जिसे हम खाते हैं, जो नमक, साधारण नमक जिससे हम भोजन में डालते हैं वही नमक है ये, ठीक है। भोजन बनाने में इसका उपयोग होता है। मिट्टी के बर्तन को पॉलिश करने में, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना उसमें पॉलिश करने के काम आता है ये। और साबुन के निर्माण में, साबुन, निरमा जो हम लोग यूज करते हैं उसके निर्माण में काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा क्या है, देखिए कास्टिक सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान की रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का। इसका अणुसूत्र यानी कि अणुभार, ठीक है। अणुभार कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, इसका अणुसूत्र क्या होगा, NaOH। तो Na का जो मैंने आपको बता दिया कि इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक है। अणुभार होगा इसका 41, अणुसूत्र होगा NaOH, यानी कि इसका सूत्र होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। और बनाने की विधि, अब देखिए बनाने की विधि, तो इसे कैसे बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो मैंने अभी आपको बताया था साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा, यानी सोडियम क्लोराइड को जल में घुला है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जब इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तब बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कि समझिए, देखिए NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस विद्युत जलीय विलयन यानी जल को लिखेंगे तो H2O, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो हमें निकाल लेंगे NaOH, ठीक है, प्लस बचा क्या, Cl2, तो Cl2 को प्लस H2O, तो H2O को, और यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे, फिर बाद में इसे संतुलित कर देंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यानी कि इससे समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो मैंने संतुलित करना अध्याय 1 में बताया है, तो नहीं देखे है अभी तक अध्याय 1 तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी Cl2 को उपयोग होता है जल की स्वच्छता में, यानी Cl2 का उपयोग होता है जल की स्वच्छता में। H2 ईंधन ज्वलनशील, यानी कि जो है H2 गैस है, एक कैसी गैस है, जलनशील गैस, यानी कि ईंधन के काम में आता है, जलाने के काम में जलनशील है, ठीक है। और समझेंगे NaOH यानी धातु
से ग्रीस हटाने व साबुन कागज़ बनाने में, ठीक है। धातु से ग्रीस हटाने या फिर साबुन व कागज़ को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं व्यंजक चूड़। तो व्यंजक चूड़ ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार किसी न किसी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए आप व्यंजक चूड़ को बहुत ही अच्छे से समझें। देखिए व्यंजक चूड़, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणु सूत्र यानी कि इसका सूत्र क्या है? CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। अणुभार इसका कितना है? अणुभार है इसका 127। मैंने आपको भी दिया है पहले में कि अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसे देखेंगे बनाने की विधि। तो इसे बनाएंगे कैसे व्यंजक चूड़ को? क्या करेंगे? शुष्क बुझे हुए चूने को, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? COOH का होल ट्वाइज, ठीक है, पर क्लोरीन Cl2 की क्रिया कराई जाती है। जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो व्यंजक चूड़ का निर्माण होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे CaOH का होल ट्वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये है बुझा हुआ चूना। क्रिया कराई मैंने Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ, तो क्या बना? व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ को मैं पहले यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। व्यंजक चूड़ को निकाल लूँगा तो क्या बचेगा? जल। तो बाद में बचेगा जल, तो उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से व्यंजक चूड़ की निर्माण होता है। अब समझिए इसके भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण में देखिए व्यंजक चूड़ हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। व्यंजक चूड़ जो है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। और दूसरा उपयोग देखिए इसके भौतिक गुण। पहला इसका भौतिक गुण क्या है? व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी कि जी जो है व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेता है। दूसरा देखिए इसमें क्लोरीन Cl2 से तीक्ष्ण गंध आती है। जो इसमें क्लोरीन है जहाँ इससे तीक्ष्ण यानी कि कड़वी सी गंध आती है, ठीक है। अच्छी गंध नहीं आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। नंबर 3 देखिए इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन है वो दूध के कलर का होता है, यानी दूधिया होता है। अब चलिए समझते हैं रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण पहले देखिए गर्म जल से क्रिया। जब इसकी गर्म जल से क्रिया कराएंगे यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल में घोल कर, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोल कर गर्म करने पर क्लोरीन Cl2 गैस निकलती है। यानी जब हम इसको जल में घोल कर यानी कि जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब इसे जल में घोलते हैं जल में घोलकर गर्म करने पर, ठीक है, तो क्या निकलती है? क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस बाहर निकलती है। तो लिखेंगे सूत्र CaOCl2 प्लस H2O यानी कि जल के साथ क्रिया कराई। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? CaOH का होल ट्वाइज प्लस बोला Cl2 यानी क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है ये क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए जब इसकी हम तनु अम्ल के साथ यानी कि पतले अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, मैंने आपको बताया तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल से क्रिया, जब इसकी तनु अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्ल की अधिक मात्रा में क्रिया से Cl2 गैस निकलती है। यानी जब इसकी भी क्रिया कराएंगे तो Cl2 गैस बाहर निकलेगी। यानी ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्लों की अधिक मात्रा में क्रिया, जब इसकी तनु अम्ल की अधिक मात्रा में क्रिया कराएंगे तब निकलेगी Cl2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे कि CaOCl2 प्लस H2SO4 यानी कि तनु अम्ल लिया मैंने H2SO4 के साथ क्रिया कराई तो बोला Cl2 गैस बाहर निकल दी। तो मैंने Cl2 गैस को बाहर निकाल दिया, को क्या बचा? CaSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसका उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है पीने वाले जल को
अणुओं से मुक्त करने के लिए, ये जो पीने वाला जल होता है ना उसके अणुओं को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा होता है क्लोरोफार्म बनाने में, इसका उपयोग जो होता है क्लोरोफार्म बनाने में होता है। अगला देखिए, कई रासायनिक उद्योगों में अब उपचायक के रूप में, जो इसका उपयोग है कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में होता है। अब हम समझेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, यानी कि खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा जो हम खाते हैं सोडा, उसके बारे में समझेंगे। इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। देखिए रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3, यानी कि AHCO3। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र इसका निकालेंगे कितना आएगा 84, ठीक है। अब इसे देखें बनाने की विधि, तो इसे कैसे बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या होते हैं, सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट है ना, उसके जलीय विलयन में CO2 जो गैस है प्रवाहित करते हैं हम जब, तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जलीय विलयन यानी कि जल, तो H2O प्लस जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं यानी CO2। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा NaHCO3, और इसको संतुलित करने के इसमें 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सीधा बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, ठीक है। तो बढ़िया, आगे देखते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ये जो है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो आपने देखा होगा जो खाने वाला सोडा है ये एक कठोर सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। यह जल की अल्प मात्रा में विलेय है, यानी कि जल में अल्प यानी कि कम विलेय है, यानी पूर्णतः विलेय नहीं, अल्प विलेय है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। अब समझिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण है ऊष्मा का प्रभाव। जब इसे हम ऊष्मा का प्रभाव देंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाएगा, ठीक है, तथा CO2 गैस मुक्त होती है। तो माने कि उसका उल्टा ये नहीं कि जब सोडियम कार्बोनेट में अपघटित होगा जब इसे हम गर्म करेंगे, और तथा CO2 जो गैस है वो मुक्त हो जाएगी, यानी कि NaHCO3 ये गैस है प्लस कि जब इसे हम अपघटित करेंगे 100 सेल्सियस पर, तो देखिए NaCO3 क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 यानी कि जल प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी क्रिया, ठीक है। अब बढ़िए अगले को समझते हैं। और देखिए जब इसकी अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे, ये तनु अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब ये तनु अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाते हैं, एवं कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस निकलती है। यानी कि लवण तथा जल बनाएंगे और एवं कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। यानी NaHCO3 की क्रिया जब हमने तनु अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ कराएगी तो क्या होगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस बोलिए तो H2 गैस बाहर निकलेगी प्लस O2। H2 यानी कि H2 जल है ये, ठीक है, और O2 गैस बोल दिए बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर देखेंगे O2 जो गैस है वो बाहर निकलेगी। अब देखिए इसका उपयोग देखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो इसका उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, ठीक है। झागदार पेय बनाने में, इसका उपयोग झागदार पेय बनाने में होता है, ठीक है। अब समझेंगे हम धावन सोडा के बारे में। तो धावन सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।
और रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अणुभार 286। बनाने की विधि देखिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीय से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जिसे हम धोने का सोडा बोलते हैं, उस वो यहाँ से प्राप्त होता है। देखिए Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि 10H2O के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। H2 यानी जल के अणु कितने लिए मैंने 10, ठीक है। तो क्या 10H2O बनाएगा, Na2CO3 10H2O। तो चलिए अब समझते हैं आगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में धावन सोडा एक गंधहीन सफ़ेद पदार्थ है। ये धावन सोडा है जो एक गंधहीन सफ़ेद पदार्थ है, ठीक है। दूसरा देखिए, यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि जल में विलय यानी कि घुल के पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। देखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जब देखें हम इसकी जल से क्रिया करेंगे, यदि जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है, ये जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है, यानी Na2CO3। इसे हम इस तरह से भी लिखेंगे, इसका ये भी सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। यदि आप उसको याद रखना है तो उसको याद रखें, यदि इसको याद रखना चाहें तो ऐसे ही रखें, ठीक है। प्लस H2O, यानी कितने 2H2O, ठीक है। प्लस तो क्या बनेगा NaOH, यानी कास्टिक सोडा, ठीक है। 2 NaH प्लस H2CO3, यानी कि कार्बोनेट अम्ल, ठीक है। अब देखिए, यदि हम बुझे चूने के साथ क्रिया कराएं, जब इसकी हम बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धावन सोडा को बुझे चूने या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है, यानी कि जी समझिए, धावन सोडा को बुझे चूने या इसी को हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। जैसे कि Na2CO3, मैंने इसके सूत्र को लिखा, यानी कि धावन सोडा का सूत्र को लिखा, मैंने इस सूत्र को लिख लिया Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज, यानी कि बुझा हुआ चूना। उबालने पर क्या बना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब चलिए हम समझते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आग बुझाने में। जो इसका उपयोग है वो आग बुझाने में उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो प्रयोगशाला है उसमें अभिकर्मक के रूप में कास्टिक सोडा बनाने में काम आता है, ठीक है। कास्टिक सोडा बनाने में भी ये काम आता है। अब समझेंगे पर हमारा अगला जो है टॉपिक वो है कि यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको अब देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिए, पहले समझिए इसका रासायनिक नाम। थोड़ा रासायनिक नाम इसका क्रिटिकल, यानी कि थोड़ा कठिन है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका जो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि जल के अणु कितने हैं, हाफ, यानी कि आधा अणु, ठीक है। अणुभार 136। बनाने की विधि, जिप्सन को 120 सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। जिप्सन होता है ना, को 120 सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। निर्जलीकरण किया जाता है तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जैसे कि समझिए, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सन का सूत्र होता है ये, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O बोला 120, ठीक है। 120 सेल्सियस ताप पर जब इसे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा,
SO4 1/2 H2O प्लस जो बचेगा क्या बचेगा, टूटेगा तो 3/2 H2 अलग हो जाएगा टूट कर, ठीक है। जब इसे 120 सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो 3/2 H2 टूट कर अलग होगा, देखिए, ठीक है। और 3/2 अलग, ठीक है। मैंने इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब समझिए इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो, ये एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2, यह जल में अविलेय है। ये जल में क्या करेगा, अविलेय है ये जल में, ठीक है। रासायनिक गुण समझिए। रासायनिक गुण, जल से क्रिया, जब इसकी जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यह जल को सोख कर जिप्सन बनता है, ठीक है ना। ये जो है सही बात है कि ये जब जल को सोख कर क्या करेगा, जिप्सन बनता है। देखिए CaSO4 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। मैंने आपको जल लिया कितना, 3/2, ठीक है। 3/2 जल लिया को सोख कर क्या बनाएगा, CaSO4 × 2 H2O। तो मैंने क्या किया था, पहले इससे जिप्सन से जल की क्रिया करा के मैंने इसको बनाया था, लेकिन जब इसकी क्रिया कराएंगे जल के साथ जिप्सन, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल यानी कि 3/2 H2O के साथ जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा जिप्सन, ठीक है। यानी कि जिप्सन बन जाएगा। तो अब चलिए ये हो जाएगा जिप्सन, याद रखना। अब समझेंगे हम अपने रासायनिक गुण में अगला रासायनिक गुण। अब समझिए इसके उपयोग। खिलौना या मूर्ति बनाने में जो इसका उपयोग है वो खिलौना और मूर्ति बनाने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, जो डॉक्टर लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, जो सफ़ेद ऊपर से लगाते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग वही होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। दीवारों को चिकना करने में, जिसे हम पुट्टी बोलते हैं, यानी कि POP, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारे मकानों में की जाती है ना चिकना करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दीवारों को चिकना करने में आती है काम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब मिलते हैं हम अगले क्लास में।